मैं तुझ पर थूकूंगी भी नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात है। आज तेरी शादी इसी मंदिर में होगी। ले आओ इस घमंडी लड़की के लिए दूल्हा। नहीं, मैं इस कैदी से शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, आज यहाँ तेरे बाप की बलि चढ़ेगी। छोड़ दो मेरे पापा को, मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। शादी के बाद उस कैदी को ऐसे जेल में भेज दिया गया कि किसी को उसकी कानो कान खबर नहीं मिली। इसी तरह 5 साल गुजर गए। अरब सागर की काली गहराइयों में एक ऐसा तहखाना था जहाँ जिंदा इंसान नहीं, खौफनाक दानव कैद थे। पाताल लोक दुनिया की नजरों से कोसों दूर पानी के नीचे बना ये एक ब्लैक साइट प्रिजन था, जहाँ दुनिया के सबसे खूंखार दरिंदे अपनी आखिरी सांसें गिनते थे। यहाँ दुनिया के 80% सबसे खतरनाक जासूस, खूंखार वॉरलॉर्ड्स, बेरहम कातिल, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स और मास्टर हैकर्स बंद थे। लेकिन आज इस मौत के तहखाने में एक भारी सन्नाटा पसरा था। लोहे की सलाखों के पीछे खड़े वो खौफनाक कातिल एकदम चुपचाप 2 कतारों में खड़े थे। वो सब मिलकर एक नौजवान के लिए रास्ता बना रहे थे। ये कबीर सिंह था, वही मुंबई का कबीर सिंह जिसकी दहशत कभी गलियों में हुआ करती थी। वो फैसिलिटी के सबसे अंधेरे कोने की तरफ बढ़ रहा था। 5 साल पहले सुहाग रात की वो रात एक भयानक ख्वाब में बदल गई, जब ईशा का एक्स रोहन ओबरॉय जबरदस्ती उनके नए घर में घुस आया। कबीर उस रात शादी की खुशी में थोड़ा नशे में था। अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती होते देख कबीर की आंखों में खून उतर आया और उसके जबड़े सख्ती से भिज गए। उसके हाथ रुके नहीं। उसने रोहन को इतना मारा कि वो अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। रोहन सिर्फ सजा देकर शांत नहीं बैठा था। मुंबई के बाहर एक स्टेट जेल ले जाते वक्त रोहन ने कबीर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए एक नकली कार एक्सीडेंट करवाया था। पर किस्मत ने एक अजीब करवट ली। उसी जगह कुछ मर्सिनरीज किसी और टारगेट पर हमला कर रहे थे। कबीर उस गोलियों की बारिश में बच तो गया, पर गलती से उन मर्सिनरीज के साथ इसी पाताल लोक में पहुंचा दिया गया। 5 साल हो गए, मैं जा रहा हूं। कबीर ने गहरी सांस ली और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने पूरी इज्जत के साथ अपना माथा 3 बार ठंडे फर्श पर टेका। जब वो रुका तो सलाखों के पीछे से वो मुहर वाली अंगूठी किसी तीर की तरह उड़कर आई और सीधे कबीर की हथेली में आ गिरी। कबीर की सांसें अटक गईं। ये कोई आम अंगूठी नहीं थी। ये उन बूढ़े गुरुजी की पूरी जिंदगी की कमाई थी। सर्वोच्च संघ की सर्वोच्च मुद्रा। जिसके भी हाथ में ये अंगूठी होती, वो इस संगठन के हजारों खूंखार लड़ाकों को एक इशारे पर नचा सकता था। आपने मेरे लिए जो किया। कबीर का गला रुंध गया। उसने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया। मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। उसने दोबारा मिलने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। 3 बार और माथा टेका और बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। जैसे जैसे कबीर बाहर की तरफ बढ़ रहा था, उसके सीने में दबी आग फिर से भड़कने लगी। उसके अंदर से आवाज आई, ईशु, मैं वापस आ रहा हूं। 5 साल का इंतजार कराया तुझे, बस मुझे माफ कर देना। अचानक उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। रोहन ओबरॉय। कबीर के मुंह से एक खौफनाक फुसफुसाहट निकली। तूने सोचा था मैं उस नकली एक्सीडेंट में मारा गया? अब तू नहीं बचेगा। जो दर्द तूने मुझे दिया है वो सब चुका के रहूंगा। उड़ती हुई धूल के बीच से कबीर ने बाहर कदम रखा। सामने सड़क के किनारे एक लाल रंग की लग्जरी कार खड़ी थी। कार के पास 2 औरतें खड़ी थीं। कबीर की नजरें सीधा उनमें से एक पर जाकर टिक गईं। कमर तक लंबे काले बाल और चेहरे पर एक कमाल की शान। ईशा खन्ना, उसकी बीवी। वो उसकी यादों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इन गुजरे हुए 5 सालों ने उसके चेहरे का नूर और बढ़ा दिया था। कबीर ने बेकरारी में उसकी तरफ कदम बढ़ाए, पर फिर अचानक रुक गया। कबीर ने गहरी सांस ली और अपनी बीवी को बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गले लगने की बजाय ईशा के दोनों हाथों ने कबीर के सीने पे जोर से धक्का मारा। कबीर के कदम लड़खड़ा गए। ईशा ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने बगल में खड़ी औरत के हाथ से एक कागज लिया और उसे सीधा कबीर के सामने कर दिया। कबीर की नजरें उस कागज पे जाकर अटक गईं। उस पे मोटे अक्षरों में लिखा था, तलाक का समझौता। वो 3 शब्द कबीर के सिर पे हथौड़े की तरह बजे। ईशु, तुम मुझसे तलाक चाहती हो? 5 साल हो गए कबीर। जानते हो मैंने कितना कुछ झेला है, तुम्हारी वजह से कितना खोया है मैंने। मैं उस रात बस पुलिस को बुला सकता था, पर मैंने गुस्से में रोहन ओबरॉय को अधमरा करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अपनी ही ईशु की जिंदगी तबाह कर दी।
मारो मुझे, गालियां दो, जो करना है करो, बस प्लीज एक और मौका दे दो मुझे। मैं सब ठीक कर दूंगा, कसम खाता हूं। उससे रहा नहीं गया। उसने कांपते हाथों से ईशा की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ईशा झटके से पीछे हट गई और उसका हाथ ऐसे झटक दिया जैसे किसी जलती हुई चीज को छू लिया हो। 5 साल में तुम्हारी एक चिट्ठी नहीं आई, एक फोन तक नहीं। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका हर लफ्ज दर्द से भीगा हुआ था, जैसे तुम थे ही नहीं उस फैसिलिटी में। मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, सबसे पूछा, पर कुछ नहीं मिला। उसकी आवाज बीच में ही टूट गई। उसने अपने चेहरे को हाथों से छुपा लिया और सुबह गई। किसी ने तो मुझे यहां तक बता दिया था कि जेल पहुंचने से पहले ही तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया और तुम गुजर गए थे। यह सुनते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुत बनकर खड़ा रह गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर अल्फाज गले में ही अटक गए। आंसू ईशा के गालों पर तेजी से बह रहे थे। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। तुम कह रहे हो सब ठीक कर दोगे? उसने अपनी लाल आंखों से कबीर को देखा। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। कैसे? क्या कर सकते हो तुम इसे ठीक करने के लिए? पता है कल रात जब फोन आया तो मुझ पर क्या गुजरी? कि तुम आज छूट रहे हो। तुम पूरे वक्त वहां जिंदा थे और तुमने एक बार भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तुम कबीर हो ना? सुन लिया तुमने? ईशू अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। खत्म हो गया ये सब। चलो साफ साफ अलग हो जाते हैं। कबीर की नजरें पहली बार उस औरत पर गईं। तुम कौन हो? मैं नेहा शर्मा हूं, ईशा की दोस्त। नेहा ने ईशा की तरफ बड़ी हमदर्दी से देखा, लेकिन जैसे ही वो वापस कबीर की तरफ मुड़ी, उसका चेहरा पत्थर का हो गया। मैसेज तो क्लियर है। ईशा ने कल रात ये समझौता तैयार किया है। उसने अपने हाथ में पकड़े कागजात हवा में लहराए। तुम पर उसका कोई कर्ज नहीं है, बल्कि हम तुम्हें पैसे देंगे। बस इतना करो कि ईशू से दूर रहो और उसे परेशान मत करो। परेशान? ये एक लफ्ज कबीर के होठों से ऐसे टपका जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। वो मन ही मन बुदबुदाया। अपनी ही बीवी को वापस पाने की गुजारिश करना परेशान करना हो गया। भाई ये चल क्या रहा है यहाँ? क्या मजाक है ये? मेरे और मेरी बीवी के बीच क्या हो रहा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कबीर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। दोस्त होने के साथ साथ मैं उसकी बिजनेस पार्टनर भी हूं। हमारा प्रोजेक्ट अभी क्रिटिकल स्टेज पर है और ईशा उसे लीड कर रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस घटिया ड्रामा की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो क्या हुआ? कबीर ने अपने दांत भींच लिए। उसकी मुट्ठियां तन गईं। ये हमारी शादी है, तुम बीच में मत आओ। नेहा के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी जिद करते हुए बेवकूफ बच्चे को देख रही हो। लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हारी औकात क्या है यहाँ। नेहा के लिए कबीर का वो गुस्सा बस एक बेबस और हारे हुए आदमी की बेकार चीख थी। उसने कबीर को सिर से पैर तक बड़ी हिकारत से देखा। तुम क्या हक रखते हो मुझ पर सवाल उठाने का? तुम बस एक एक्स कॉन हो जिसने सड़क छाप गुंडों की तरह मारपीट के लिए सजा काटी है। अब बाहर आकर क्या करोगे? हाँ, सब ठीक कर दूंगा कि बड़ी बड़ी बातें? उसने जहरीला तंज कसा। 5 साल जेल की रोटियां तोड़ने के बाद तुम क्या दे सकते हो उसे? अगर महीने भर में तुम सड़क पर भीख नहीं मांग रहे होगे तो गनीमत समझना। उसने फिर से वो कागजात कबीर के चेहरे के सामने कर दिए। ये कोई आम कागज नहीं थे। ये कागजात महज पन्ने नहीं थे। ये कबीर की पहचान, उसके रिश्ते और उसकी बची खुची उम्मीदों का डेथ वारंट थे। एक ऐसा वारंट जो उसे जिंदा रहते हुए भी मार रहा था। इस समझौते में ईशू तुम्हें 40 लाख रुपए दे रही है। इतने में कहीं किसी झुग्गी या छोटी सी जगह का डाउन पेमेंट हो जाएगा। चुपचाप जाकर अपनी नई शुरुआत कर लेना। जहां तक उसकी जिम्मेदारी की बात है, उसने तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा किया है। नेहा ने एक पल के लिए घूर कर कबीर को देखा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शराफत बची है तो सोचो उसके लिए यह सब बर्दाश्त करना कैसा रहा होगा। उसने तुम्हारा इंतजार किया है। इतने सेल्फिश मत बनो। कबीर की गर्दन की नसें तन गईं और उसकी सांसें धौंकनी की तरह चलने लगीं। इस औरत के लफ्ज किसी जहरीले सांप की तरह डस रहे थे। उसके अंदर से आवाज आई, ये औरत होती कौन है मुझे मेरी ही बीवी से दूर करने वाली? ईशू मुझे कुछ भी कहे, गालियां दे, मैं सब सह लूंगा, पर ये बीच में बोलने वाली कौन है भाई?
मेरा बस चले तो अभी इसका सारा गुरूर मिट्टी में मिला दूं। आगे की कहानी जानने के लिए देखे अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और कैदी हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।